तो आज का टॉपिक है धन विधेयक, मनी बिल। धन विधेयक, मनी बिल। तो धन विधेयक के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 110 में किया गया है। यह अनुच्छेद 4 खंडों में विभाजित है। यह अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 110 4 खंडों में विभाजित है। तो इसके खंड 1 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धारा 110(4) के अनुसार, धारा 110(4) के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तब माना जाएगा जब उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किसी विषयों के बारे में प्रावधान किया गया है, अर्थात किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन। पहला क्या है? किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय। लिख दे रहा हूं, कितना है, ज़्यादा है, बोल ही दे रहा हूं। दूसरा है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। दूसरा है ग है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। घ में है भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग। अंग है किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसी किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। च में क्या है? भारत की संचित निधि या भारत की लोक लेखों के मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। या 6 में आ जाएगा उपखंड क से उपखंड च में वे निर्दिष्ट किसी विषय का अनुषांगिक कोई विषय। अनुच्छेद 110(2), अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110(2) ये क्या कहता है? अनुच्छेद 110 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माना या अन्य धन संबंधी शास्त्रियों के अधिरोपण का अथवा लाइसेंसों के लिए शुल्कों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का प्रावधान करता है। कोई विधेयक मात्र इस कारण से भी धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार,
परिवर्तन या उनके विनियमन का प्रावधान करता है। अब धन विधेयकों को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयकों से भिन्न होती है। धन विधेयकों को पारित करने हेतु तो अनुच्छेद 109 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को पारित करने के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। किसमें? लोकसभा। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसे नहीं पेश किया जा सकता। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सकता। और कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोकसभा में प्रस्तावित भी नहीं किया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति की सिफारिश इसमें आवश्यक है। राष्ट्रपति की सिफारिश, यानी राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। परंतु किसी कर को घटाने या इसे समाप्त करने का प्रावधान करने वाली किसी संशोधन को प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। कब कब नहीं होती है? किसी कर को घटाने या इसे समाप्त करने का प्रावधान करने वाले किसी संशोधन को प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उस कंडीशन में कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाण पत्र के साथ ही यह धन विधेयक है राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाण पत्र के साथ ही यह धन विधेयक है राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा को अपनी सिफारिश के साथ 14 दिन के भीतर लोकसभा को धन विधेयक को वापस लौटा देना चाहिए। लोकसभा यदि चाहे तो राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। वह राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे पहले क्या हुआ, लोकसभा में पारित हुआ तो लोकसभा के प्रमाण पत्र के साथ राज्यसभा में भेजेगा और राज्यसभा 14 दिन के अंदर सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के उसे वापस लौटा देना चाहिए। लोकसभा यदि चाहे तो राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार सकती है या अस्वीकार कर सकती है। वह राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों में से किसी को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। और यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो भी धन विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा जैसे कि वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। परंतु यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं करती तो भी वह इस 14 दिन की अवधि की समाप्ति के बाद दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
अब इस प्रकार धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। वह ज़्यादा से ज़्यादा विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकती है, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती। राज्यसभा को किसी धन विधेयक को संशोधित करने या अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। जब दोनों सदनों द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, क्योंकि उसके पूर्व सहमत से ही धन विधेयक लोकसभा को प्रस्तुत किया जाता है, अतः वह धन विधेयक को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है।